एक आदमी जो 4 बार बैंकरप्ट हुआ, मीडिया ने जिसका मजाक बनाया और सिस्टम ने जिसे इग्नोर कर दिया, फिर भी वो खड़ा रहा, प्रेसिडेंट बना और हार गया। और फिर वो आदमी हिस्ट्री के खिलाफ जाकर वापस आ गया। नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। आज 2026 में वो दुनिया के फिर से सबसे पावरफुल ऑफिस में बैठा है और जो फैसले वो आज ले रहा है वो अमेरिका का ही नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हीरो है या विलन, क्योंकि पावर जब एक आदमी के पास 2 बार आ जाए तो देखते हैं कि वो दुनिया के साथ क्या कर सकता है। I am with you. I will fight for you. And I will win for you. 14 जून 1946 न्यूयॉर्क। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म होता है एक बहुत ही अमीर और स्ट्रिक्ट फैमिली में। डोनाल्ड ट्रंप के फादर फ्रेड ट्रंप 1950 और 60 में न्यूयॉर्क के सबसे डिसिप्लिन्ड रियल एस्टेट डेवलपर में से एक थे। और ट्रंप के घर में प्यार से ज्यादा रूल इम्पोर्टेंट थे। जहां इमोशंस को वीक माना जाता था और जहां सॉफ्ट बने रहना एक डेंजरस निशानी थी। और बचपन से ही डोनाल्ड ट्रंप एक चीज नोटिस करने लगा कि दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। और 1964 में डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री स्कूल भेजा गया, एक जगह जहां डिसिप्लिन रूल है और वीकनेस पनिशमेंट। और यहीं पर एक बिलीव उसके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाता है कि अगर वीकनेस शो करोगे तो मतलब हार है, और हार जाना मतलब खत्म हो जाना। और धीरे धीरे जीतना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अचीवमेंट नहीं रहा, वो उसके लिए सर्वाइवल बन गया। और इसी दौरान 1968 में ग्रेजुएशन के बाद उसके दिमाग में एक रूल क्लियर हो गया कि इस वर्ल्ड में जहाँ तो आप डोमिनेट कर सकते हो या फिर आप डोमिनेट किए जाते हो। और यही सोच आगे जाके उसके हर एक डिसीजन, रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट को शेप करने वाली थी। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली का रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन करता है न्यूयॉर्क में। लग्जरी बिल्डिंग, प्राइम लोकेशन और गोल्डन इंटीरियर। लेकिन इसी दौरान ट्रंप सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहा था, वो अपनी इमेज को एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा था। और 1980s में ट्रंप एक और डेंजरस ट्रुथ समझ चुका था कि अमेरिका में सरवाइव करने के लिए रिच होना काफी नहीं है, रिच दिखना उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसने इसके लिए मीडिया को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। रेगुलर इंटरव्यू, मैगजीन कवर और न्यूज़पेपर हेडलाइंस, वो हर मौके पर एक ही इमेज रिपीट करता था, स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, डिसाइसिव। और फिर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। पब्लिक ट्रंप को एक बिजनेसमैन नहीं, एक लीडर समझने लग जाती है। और कंपटीटर्स ट्रंप को सिर्फ राइवल नहीं, एक इमिडिएटिंग फिगर समझने लग जाते हैं। और ट्रंप को रियलाइज हुआ कि रियलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है परसेप्शन, कि अगर लोग मान लें कि आप विनर हो तो आधी बैटल तो आप वहीं पे जीत जाते हो। और यही माइंडसेट टीवी शो द अप्रेंटिस और फिर पॉलिटिक्स के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन 1990 तक ट्रंप का एम्पायर बाहर से तो बहुत चमक रहा था, लेकिन अंदर से सिस्टम हिल चुका था। कैसीनोज लॉस में थे, होटल बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और इसी दौरान बैंक्स के लाखों डॉलर फंस गए। अटलांटिक सिटी का ताजमहल कैसीनो, जो कभी ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है। और मीडिया के लिए ये एक सिर्फ खबर नहीं थी, ये एक मैसेज था कि ट्रंप का मैजिक कब खत्म होता जा रहा है। और हेडलाइंस बनती हैं, ट्रंप फेल अगेन, ओवर लीवरेज्ड बिजनेसमैन एंड एंड ऑफ एन एम्पायर। और फिर आती है दूसरी बैंकरप्सी। इस टाइम पे डेब्ट इतना ज्यादा हो चुका था कि बैंक्स ने ट्रंप के पर्सनल डिसीजन के ऊपर भी कंट्रोल रखना शुरू कर दिया था। टेक्निकली ट्रंप एक फेल्ड बिजनेसमैन बन चुका था। फिर 2004 और 2009 टोटल 4 बार बैंकरप्सी। और यहीं एक नेचुरल सवाल उठता है कि कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन इतने पब्लिक फेलियर के बाद परमानेंटली मार्केट से बाहर हो जाता है। लेकिन ट्रंप एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं था, और यहीं से ट्रंप ने एक अलग गेम शुरू किया, नैरेटिव कंट्रोल। ट्रंप ने सबसे पहले एक डिसीजन लिया, मैं कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं फेल हुआ। हर इंटरव्यू में उसकी एक ही लाइन होती थी कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। ये सिस्टम का फेलियर है, ये एक स्ट्रेटेजिक बैंकरप्सी है, ये एक स्मार्ट मूव है। मतलब फेलियर को स्ट्रेटजी का नाम दे दिया। ट्रंप को एक चीज अच्छे से मालूम थी कि दुनिया में रियलिटी से ज्यादा डेंजरस है साइकोलॉजिकल परसेप्शन। क्योंकि अगर लोग आपको वीक समझने लग जाएं तो इन्वेस्टर दूर भागने लगते हैं, मीडिया आपको टारगेट करने लगती है और कंपटीटर आपको क्रश कर देते हैं। इसीलिए ट्रंप ने अलाउ ही नहीं किया कि दुनिया उसको वीक समझे। उसने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला, बाहर से दिखाया स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, चाहे अंदर से क्राइसिस चल रहा हो। क्योंकि अगर लोग मान लें
कि आप अभी भी पावरफुल हो तो मार्केट भी आपको पावरफुल ट्रीट करने लग जाती है। और अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, ट्रंप ने मीडिया को एनिमी नहीं वेपन बना लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज और बोल्ड स्टेटमेंट्स जिसमें उसने फेलियर्स को टेम्परेरी सेटबैक्स बताया, रिस्क को हाई लेवल स्ट्रेटेजी बोला और केओस को कैलकुलेट मूव का नाम दिया। और धीरे धीरे एक गजब चीज होने लगती है, मीडिया खुद उसका नैरेटिव रिपीट करने लगती है। और लोग ये नहीं पूछते कि ट्रंप फेल क्यों हुआ, लोग ये पूछने लगते हैं कि ट्रंप इतनी बार गिर के भी कैसे खड़ा हो गया। और यहीं से डेवलप होती है ट्रंप की सबसे बड़ी स्किल, नैरेटिव कंट्रोल। जो कहानी आप सुनाते हो अगर दुनिया वही मानने लगे तो सच क्या है वो सब सेकेंडरी हो जाता है। और यही स्किल आगे चलकर ट्रंप को टीवी स्टार और फिर प्रेसिडेंट बनाने में सबसे बड़ा वेपन बनती है। 2004 की बैंकरप्सी और बिजनेस कोलैप्स के बाद ट्रंप फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका था और रेपुटेशन भी डैमेज थी। बैंक बहुत सावधानी बरत रहे थे और इन्वेस्टर पीछे हट रहे थे। धीरे धीरे रियल एस्टेट में भी उसका चार्म फेड हो रहा था। और तभी उसकी लाइफ में एक नया डोर खुलता है, टेलीविजन, एक ऐसा मीडियम जो उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। NBC एक रियलिटी शो प्लान करती है, द अप्रेंटिस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, ट्रंप एक बॉस बनकर यंग कंटेस्टेंट्स को टेस्ट करेगा और जो गलती करेगा वो एक लाइन सुनेगा, यू आर फायर्ड। लेकिन यहीं पे ट्रंप की एक साइलेंट स्ट्रेटेजी चलना शुरू हो गई थी, इमेज रीइन्वेंशन। ट्रंप ने इस शो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं किया, उसने इस शो को अपनी पब्लिक इमेज को रीसेट करने का टूल बना लिया। और जो फेल्यूर 1990s में हुए थे उन सबको स्क्रीन से बाहर छोड़ दिया गया। स्क्रीन पे सिर्फ एक ही ट्रंप दिखता था, अथॉरिटेटिव, कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज इन कंट्रोल। और ऑडियंस को कभी ये नहीं दिखाया गया कि ये आदमी 4 बार बैंकरप्ट हो चुका है। उसकी इमेज ऐसे प्रेजेंट की गई, अ सक्सेसफुल बिलियनियर, अ डिसाइसिव लीडर एंड अ मैन हु नेवर हेजिटेट्स। और यहीं से एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है। पहले लोग ट्रंप को एक कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन के तौर पर जानते थे और अब लोग ट्रंप को एक एज ए डिसीजन मेकर देखने लगते हैं, क्योंकि हर एपिसोड में वो जज करता है, वो कमांड देता है और वही फाइनल कॉल लेता है। और धीरे धीरे पब्लिक के दिमाग में एक न्यू इमेज सेट होती है कि ये आदमी सिर्फ रिच नहीं है, ये एक लीडर की तरह बिहेव करता है। और यही होता है टेलीविजन का मैजिक, कि जो आदमी स्क्रीन पर बार बार लीडर के जैसा दिखे, लोग उसे रियल लाइफ में भी लीडर मान लेते हैं। और यहीं से द अप्रेंटिस शो ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल ब्रिज का काम करने लगा, क्योंकि द अप्रेंटिस शो ने ट्रंप को जो चीज दी वो उसको पैसा भी नहीं दे सकता था, मास ट्रस्ट। हर वीक मिलियंस ऑफ अमेरिकन ट्रंप को पावर यूज करते हुए देख रहे थे, अथॉरिटी, जजमेंट एंड कॉन्फिडेंट। जून 2015 न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर की लॉबी में डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्डन एस्केलेटर से नीचे आता है और एक सिंपल सेंटेंस बोलता है, आई एम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। I am officially running for President of the United States. और इस वक्त पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक ही चीज सोच रहा था कि ये आदमी सीरियस नहीं है। सिस्टम के टॉप लीडर्स एक तरफ, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एक तरफ और मीडिया एक्सपर्ट एक तरफ, और ट्रंप सिर्फ अकेला। उसके पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, कोई पार्टी सपोर्ट नहीं, कोई ट्रेडिशनल कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी भी और कैंडिडेट के पास नहीं थी, वो था अटेंशन, द एंटी सिस्टम स्ट्रेटेजी। ट्रंप ने एक डिसीजन लिया कि मैं सिस्टम का हिस्सा बन के नहीं जीतूंगा, मैं सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर जीतूंगा। उसने डायरेक्टली वोटर से बात करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल करेक्टनेस तोड़ी और एलीट क्लास को टारगेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि वॉशिंगटन इज ब्रोकन, पॉलिटिशियंस आर करप्ट, आई विल ड्रेन द स्वैम्प। ये लैंग्वेज रिस्की थी, कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन एक लार्ज सेक्शन के लिए ये बहुत ऑनेस्ट लग रही थी। और मीडिया एज ए फ्यूल नॉट एज ए एनिमी, हर दिन कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, स्टेटमेंट्स, इंसल्ट, बोल्ड क्लेम्स, और मीडिया ने उसको अटैक करने के लिए कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन अननोइंगली हर मीडिया चैनल ट्रंप को फ्री में पब्लिसिटी देना ही शुरू कर देता है। और यहाँ एक डेंजरस डायनामिक क्रिएट होता है, जो मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा होता है वही मीडिया उसे सबसे ज्यादा विजिबल बना रहा होता है। ट्रंप ने समझा कि नेगेटिव कवरेज भी कवरेज होती है और अटेंशन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी करेंसी होती है। और इस कैंपेन का सबसे यूनिक फीचर ये था कि ट्रंप एक नेचुरल कैंडिडेट नहीं था। लोग या तो उसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे या फिर स्ट्रांगली हेट कर रहे थे, और मिडिल ग्राउंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और पॉलिटिक्स में एक रूल होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग टर्नआउट। ट्रंप के सपोर्टर्स पैशनेट थे, रैलीज फुल होने लगी थी,
ऑपोजिशन बहुत एंग्री था लेकिन डिवाइडेड भी था। 8 नवंबर 2016 वोटर्स बहुत कॉन्फिडेंट थे। एक्सपर्ट ने विनर पहले ही डिसाइड कर दिया था। इलेक्शन नाइट के पहले आवर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर स्टेट्स ट्रंप के कॉलम में जाने लगते हैं। फ्लोरिडा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। साइलेंस, शॉक एंड डिसबिलीफ। मीडिया के स्टूडियो में सब एंकर चुप हो गए। ये सिर्फ एक कैंडिडेट की जीत नहीं थी, ये अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक प्रूफ था कि जब एक आदमी मीडिया, साइकोलॉजी और एंगर को कंट्रोल कर ले तो वो सिस्टम को बाहर से भी हरा सकता है। जनवरी 2017 डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनता है। व्हाइट हाउस में एंट्री के साथ ही ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रेसिडेंशियल टर्म नॉर्मल नहीं होने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया था। चाइना के साथ टैरिफ वॉर शुरू होता है, ग्लोबल ट्रेड के रूल सडनली चेंज होने लगते हैं, इमिग्रेशन पर बैन और बॉर्डर पॉलिसी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, रिफ्यूजी प्रोग्राम रिस्ट्रिक्टेड। ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का साइन था, लेकिन वहीं क्रिटिक्स के लिए ये एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट था। टू इम्पल्सिव, टू रिस्की। और फिर आता है नॉर्थ कोरिया। किम योन उनके साथ डायरेक्ट समिट, बहुत सी फोटोज, हेडलाइंस एंड एक हिस्टोरिक मीटिंग। कुछ लोग इसको एक पीस एफर्ट समझ रहे थे, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये एक डिक्टेटर को लेजिटिमाइट करने का तरीका है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कंसिस्टेंट रहती है, मीडिया कन्फ्लिक्ट्स, रोज ट्वीट, रोज हेडलाइन और हर दिन नई कंट्रोवर्सी। कभी FBI, कभी रशिया और कभी कैबिनेट फायरिंग और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस केओस। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल फेज था। देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था, क्योंकि एक साइड कह रही थी ये सिस्टम तोड़ रहा है इसीलिए स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी साइड कहती थी कि ये सिस्टम को दोबारा एस्टेब्लिश कर रहा है इसीलिए थोड़ा डेंजरस है। और धीरे धीरे लोग एक चीज नोटिस करने लगे, डिसीजन चाहे इम्पल्सिव थे लेकिन उनमें एक कॉमन पैटर्न था, अटेंशन। हर कंट्रोवर्सी के बाद एक एजेंडे को पुश करना और हर एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच परसेप्शन कंट्रोल। ट्रंप सिर्फ पॉलिसी नहीं चला रहा था, वो पॉलिटिक्स को 24/7 साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बना रहा था। और इसी वजह से उसका फर्स्ट टर्म अमेरिका के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे कैओटिक और सबसे इन्फ्लुएंशियल फेस बन जाता है। नवंबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाता है। नॉर्मली ये वही मोमेंट होता है जब एक लीडर अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है, कंसीड करता है और एक पीसफुल पावर ट्रांजिशन होता है। लेकिन ट्रंप के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन रिपीट करनी शुरू की कि ये इलेक्शन स्टोलन है। बहुत सारे कोर्ट केस होते हैं और स्टेट्स पर प्रेशर बनाया जाता है। ट्रंप रिकाउंटिंग मांगना शुरू कर देता है, जिसके लिए एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते। लेकिन मैसेज क्लियर होता है, ये एक लीगल फाइट नहीं है, ये एक नैरेटिव फाइट है। धीरे धीरे ट्रंप के मिलियन सपोर्टर्स एक चीज मानने लगते हैं कि हम इलेक्शन हारे नहीं, हमसे जीत चुरा ली गई है। फिर आता है 6 जनवरी 2021, वॉशिंगटन DC। कांग्रेस इलेक्शन रिजल्ट सर्टिफाई करने वाली होती है और तभी ट्रंप एक रैली में बोलता है, फाइट लाइक हेल। और इसी के कुछ घंटों के बाद ट्रंप के हजारों सपोर्टर्स कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं और वो बैरियर्स तोड़ देते हैं। पुलिस के साथ क्लैश होता है और फिर वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वायलेंस, क्योस एंड डेथ्स। वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था। अमेरिका जो खुद को डेमोक्रेसी का गार्डियन बताता था, उसकी पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका था। उसके बाद ट्रंप की पावर ऑफिशियली चली जाती है और वो व्हाइट हाउस छोड़कर चला जाता है। उसके ऊपर सोशल मीडिया बैन लगते हैं और लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज जो नहीं रुकती वो था ट्रंप का नैरेटिव। वो अब भी कहता रहा कि मैं हारा नहीं हूँ। सपोर्टर्स के लिए वो अब भी लेजिटिमेट लीडर था, लेकिन वहीं क्रिटिक्स के लिए वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। ट्रंप की पावर चाहे टेम्परेरीली चली गई थी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। शायद पहली बार ट्रंप के पास ऑफिस नहीं था, लेकिन उसके पास पहले से ज्यादा लॉयल सपोर्टर्स का बेस था। और यहीं से एक नया फेज शुरू होता है, एक फेज जहां ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स के सेंटर में अब भी वही था।
जनवरी 2021 डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ देता है। नो फेयरवेल स्पीच, नो ग्रैंड सेरेमनी। एक प्रेसिडेंट जो 4 साल पहले सिस्टम को हिला चुका था, अब सडनली पावर के बाहर था। सोशल मीडिया से बैन, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड और फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड। मीडिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के लीगल ट्रबल शुरू हो जाते हैं। इम्पीचमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हर महीने कोई नया केस और हर वीक कोई नया एलिगेशन। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना था दिस इज द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। लीडर्स रिपब्लिकन पार्टी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और डोनर्स सावधान हो जाते हैं। वहीं मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को एक फिनिश्ड लीडर डिक्लेयर कर देती है, लेकिन ग्राउंड पर एक अलग रियलिटी चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठा था। प्राइवेट रैलीज, क्लोज डोर मीटिंग्स एंड फंड रेजिंग डिनर्स। धीरे धीरे वो अपना बेस दोबारा से एक्टिवेट करने लगता है और हर रैली में एक ही मैसेज, दे ट्राई टू साइलेंट मी, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय मी, बट आई एम स्टिल अलाइव। उसने अपनी डिफीट को वीकनेस नहीं, विक्टिमहुड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में विक्टिमहुड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। क्योंकि सपोर्टर्स के लिए ट्रंप सिर्फ एक लीडर नहीं रहा था, वो उनके लिए सिस्टम के खिलाफ एक सिंबल बन चुका था। 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में काफी कैंडिडेट्स वो जीत जाते हैं जिनको ट्रंप ने बैक किया होता है, और यही रिपब्लिकन्स को समझ आ जाता है कि मीडिया चाहे कुछ भी कहे, पार्टी के बेस पर ट्रंप का कंट्रोल अब भी स्ट्रांग है। 2023 और 24 में लीगल केस चल रहे थे, कोर्ट डेट्स बढ़ रही थी, चार्जेस फाइल हो रहे थे, लेकिन वहीं ट्रंप की रैलीज और ज्यादा बड़ी हो रही थी। हर अटैक के बाद उसके सपोर्टर्स और ज्यादा लॉयल होते जा रहे थे। ट्रंप का एक सिंपल फॉर्मूला काम कर रहा था, जितना ज्यादा अटैक उतना ज्यादा सिंपैथी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा लॉयल्टी। 2024 के इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप फिर से ऑफिशियली अनाउंस करते हैं आई एम रनिंग अगेन, क्योंकि इस बार वो आउटसाइडर नहीं था, इस बार वो सर्वाइवर था। एक आदमी जो पावर खो चुका था, सोशल मीडिया से निकाला जा चुका था और अनगिनत कोर्ट केस, फिर भी पॉलिटिक्स के सेंटर में वापस आ चुका था। ये कोई नॉर्मल कमबैक नहीं था, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल एंड अनलाइकली रिटर्न था। और जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन पास आता जा रहा था, एक चीज क्लियर होती जा रही थी, चाहे लोग ट्रंप को प्यार करें चाहे नफरत करें, लेकिन इग्नोर कोई भी नहीं कर पा रहा था। जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस की स्टेप्स पर खड़ा होता है, लेकिन ये 2017 वाला ट्रंप नहीं है। ये वो ट्रंप है जो पावर खो चुका था, जो कोर्ट केस फेस कर चुका था, जो मीडिया बैन सरवाइव कर चुका था, जो मीडिया से लड़ चुका था, जो सिस्टम से लड़ चुका था, और अब वो जीत के वापस आया है। अब उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट कम थी, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। ये प्रेसिडेंसी इमोशनली कम लेकिन स्ट्रेटेजिक ज्यादा होने वाली है, और फर्स्ट मंथ में ही क्लियर हो जाता है ये टर्म हेडलाइन के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए है। इसी दौरान यूक्रेन वॉर पर प्रेशर बिल्ड होता है, मिडिल ईस्ट में अग्रेसिव डिप्लोमेसी, चाइना पर दोबारा हैवी टैरिफ, ग्लोबल ट्रेड रूल फिर से रीराइट होने लगते हैं। एलाइज कॉशन है, मार्केट अलर्ट पे है और राइवल्स नर्वस हैं। इसी दौरान रशिया के साथ डायरेक्ट टॉक, पुतिन के साथ मीटिंग और बैक चैनल डिप्लोमेसी। ट्रंप अब सिर्फ डील्स अनाउंस नहीं कर रहा, वो अब क्वाइटली डिजाइन भी कर रहा है। इसी दौरान एनर्जी पॉलिटिक्स सेंटर स्टेज पे आ जाती है। ऑयल, गैस सप्लाई चेन, वेनेजुएला में इन्वेड, सैंक्शंस का स्ट्रेटेजिक यूज, एनर्जी को वेपन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया गया है। और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी टोन चेंज हो गया है। इमिग्रेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट, फेडरल एजेंसीज पर टाइटन कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को फास्ट कर दिया गया है, और मीडिया के साथ रिलेशनशिप अब लाउड नहीं, बहुत कोल्ड है। डिसीजन मेकिंग ट्वीट्स और साथ ही क्लोज डोर डिसीजंस। इस टाइम की ट्रंप टर्म में कंट्रोवर्सी कम, इम्पैक्ट ज्यादा है। वहीं ऑब्जर्वर्स का कहना है 2017 का ट्रंप रिएक्शंस पे चलता था, 2017 का ट्रंप रिएक्शंस पे चलता था और 2025 का ट्रंप प्लानिंग पे चल रहा है। पहले वो पावर यूज करता था, अब वो पावर डिजाइन कर रहा है। और यहीं पे दुनिया को एक नया सवाल फेस करना पड़ रहा है कि जो आदमी सिस्टम से लड़के वापस आया है, क्या ये सिस्टम को सुधारने के लिए वापस आया है या फिर उसके ऊपर परमानेंट कंट्रोल बनाने के लिए। क्योंकि हिस्ट्री में सबसे डेंजरस लीडर वो नहीं होते जो पहली बार पावर में आते हैं, क्योंकि सबसे डेंजरस वो होते हैं जो पावर खोकर, सीख कर और फिर वापस आते हैं। और 2025-26 का ट्रंप एग्जैक्टली वही आदमी है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक आदमी नहीं, एक फिनोमिना है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई।